माध्यम से चुनौती दे रहा हूं, आप मीडिया के सारे साथी हैं, आप दिखाइए इस बात को। मैं तो प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी ये बात मुझे मालूम है, तो मैं प्रधानमंत्री को सीधे सीधे चुनौती दे रहा हूं कि आप एक बार 2024 का चुनाव आ रहा है ना, इस 2024 के चुनाव में आपकी तो प्रसिद्धि बहुत है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, दुनिया भर से आपकी जो है मतलब प्रशंसा के वो आ रहे हैं, आपको संदेश आ रहे हैं, दुनिया भर का मीडिया आपको बड़ी प्रशंसा कर रहा है, आपके जलवे की जो है बात कर रहा है। आपका इतना जलवा है, इतना प्रसिद्धि है आपकी, आप इतने विख्यात हैं, लोग इतना पसंद करते हैं आपको। एक बार 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से करवाई, ईवीएम से नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी पूरी जनता के सामने आ जाएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा ये मोदी जी कहां खड़े हैं। लेकिन मुझे मालूम है आप करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आप झूठ में जीते हैं, सच आपके बस की बर्दाश्त करना नहीं है। यार तुम बड़े ऊटपटांग सवाल पूछते हो, तुम्हारी भी बुद्धि का पता नहीं भाई, क्या मतलब पूछ रहे हो तुम कि केजरीवाल को घातक। मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल आरएसएस की ही एक शाखा है, और आरएसएस इस देश के लिए सबसे खतरनाक संस्था है। बीजेपी इस देश के लिए तबाही लाने वाली पार्टी है, और आम आदमी पार्टी भी उसी का एक हिस्सा है। तो इसके बाद कुछ और कहने की जरूरत पड़ती है क्या? हम करेंगे देश का भला, जिस दिन हम जैसे लोग आएंगे वो करेंगे देश का भला। जिस दिन हमारे साथ में ईमानदार और नौजवान साथी आएंगे, जो अच्छे लोग हैं, घरों से बाहर निकल के राजनीति में आएंगे, तब देश का भला होगा। जब सत्ता इन बेईमानों के हाथों से छीन लेंगे अच्छे लोग, और अच्छे लोगों की सरकार बनेगी, तब आएंगे लोग। जी, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब और भी जुल्म बढ़ने वाला है सर, तैयार। हाँ, डराना जरूरी है ना। 2024 के चुनाव के लिए ये जो सवाल है कि अब और भी ज्यादा जुल्म होगा, कौन करेगा भाई जुल्म? सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? सरकार तुम्हारी, प्रधानमंत्री तुम, गृह मंत्री तुम, डिफेंस मिनिस्टर तुम, वित्त मंत्री तुम, सारे मंत्री तुम, सरकार तुम्हारी केंद्र में, राज्य में सरकार तुम्हारी, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा, हाई कोर्ट तुम्हारा, गवर्नर तुम्हारे, पुलिस तुम्हारी, मिलिट्री तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, और जुल्म बढ़ेगा। कौन करेगा भाई जुल्म? आप बताओ ना। लेकिन हिंदुओं को डराना जरूरी है कि अब जुल्म बढ़ेगा, और उस जुल्म को छोड़ने के लिए आपके पास एक ही अवतार है। वो कौन है? 56 इंची मोदी अवतार। सर, लोगों ने शेर को यहाँ पे बार बार बिठा रहे हैं, आप इस तरीके से आप। अबे राजनीति भाई शेरों के करने की नहीं है, ये जानवरों की नहीं है, लोगों की जरूरत है भाई, आदमियों की जरूरत है। हमारे मोदी जी शेर हैं, किसी से डरते नहीं है। शेर कहाँ रहता है? दुनिया का सबसे शेर कहाँ रहता है भाई? शेर कहाँ रहता है? तो अपने निवास पे जाना चाहिए उन्हें। ये राजनीति, ये समाज शेरों के लिए। शेर कौन है? एक जानवर ही तो है शेर। मिसाल दिया जाता है। नहीं, मिसाल क्या दिया जाता है भाई? जो मतलब आप देखिए कि इस पे तो लोगों के बैठने की जरूरत है ना सर। लेकिन मोरबी जहाँ पुल हादसा हुआ था, वहां से बीजेपी बहुत अंदर से जीती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखेंगे सर। नहीं, मैंने तो बता दिया सारी चीज को। मैं जैसे देख रहा हूं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता तो सारी चीजें पता लगती। जब इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है तो उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे मोरबी हो, चाहे आदिवासियों का इलाका हो, चाहे सौराष्ट्र का इलाका हो, चाहे कच्छ का इलाका हो, चाहे जो भी इलाका हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? सर, अभी आपने कहा कि मोदी जी लोगों को डरा रहे हैं, तो लोगों को तो आप भी डरा रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि 2024 में अगर ईवीएम से चुनाव। नहीं, मैं नहीं डरा रहा, मैं लोगों को समझा रहा हूं। बात तो मैं डरा नहीं रहा। आपको लग रही है, आपको लग रही है ये बात। मैं लोगों को समझा रहा हूं, इस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो निश्चित रूप से बीजेपी जीत कर आएगी। ये डराना नहीं है, डराना ये है कि जुल्म होगा। मैं अगर ये बता रहा हूं सच्चाई कि ईवीएम से होगा, तो क्या मैं लोगों को मतलब जुल्म और अत्याचार की बात करूं? ईवीएम से तो क्या नाम हिमाचल में भी हुआ, ईवीएम से एनसीडी में हुआ, ईवीएम से जो है क्या नाम है राजस्थान में भी हुआ है। लेकिन वहां आप क्यों नहीं बोलते? नहीं, हम तो बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं कि गुजरात गृह मंत्री का और प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, वो उनकी नाक का सवाल है, वो उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है, उनकी इज्जत का सवाल है। वहां बेईमानी करनी है। अगर आप कर रहे हैं तो आप बताते क्यों नहीं कि आप 2 राज्यों में हार गए? आप भाई दिल्ली में हार गए एमसीडी चुनाव जस्ट लाइक एमएलए का चुनाव, विधायक का चुनाव उससे कम नहीं है, विधानसभा के चुनाव से कम नहीं। और आप जो है कोई कड़ी टक्कर नहीं, 104 आई है, काहे की कड़ी टक्कर है? कहां कड़ी टक्कर? हाँ, वो हार को कैसी भी कह लो, सम्मानजनक कह लो, अपमानजनक कह लो, जैसी भी चाहो कह लो, हार तो हार ही है भाई।
समझे ना जी। और आप हिमाचल प्रदेश में जो हारे हैं उसका क्या करेंगे आप? हाँ, मोदी का जादू अगर चलना है तो वहां क्यों नहीं चला? एमसीडी में क्यों नहीं चला मोदी का जादू? गुजरात में चला। क्यों? गुजरात नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है। 2024 में चुनाव होने हैं लोकसभा के। अगर उससे पहले गुजरात में प्रधानमंत्री हार जाते हैं, बीजेपी हार जाती है, तो निश्चित रूप से इतनी बुरी हार। तो सर प्रधानमंत्री नाक बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? नहीं, क्यों बचनी चाहिए? हम कह रहे हैं अगर आपके पास में इतना बड़ा बहुमत है, आप अपनी नाक की बात कर रहे हैं। भाई आपकी नाक से बड़ी तो देश की नाक है, प्रधानमंत्री देश की जनता की नाक है। तो आप उस चुनाव को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से कराइए। आप निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव आप उसको कराइए, और उसके बाद जो जनता का मत हो वो सिद्ध कर देगा कि किसकी नाक बचेगी और किसकी नहीं बचेगी। सर नाक का सवाल तो दिल्ली एमसीडी में भी था ना, 15 साल से बीजेपी थी, फिर एकदम से और यहाँ क्या हुआ? यहाँ नाक कट गई, क्या हुआ भाई? यहाँ नाक का सवाल था, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जहां तुम हार गए, दिल्ली में राजधानी में तुम हार गए और हिमाचल में तुम हार गए, उसकी चर्चा नहीं है। जहां तुमने बेईमानी से इलेक्शन जीत लिया, तुम उसको कह रहे हो कि हमने बड़ा धुरंधर वाला काम कर दिया। अरे वो तो हमें मालूम था, मैंने तो बहुत पहले, अभी थोड़ी देर पहले तो कहा, मैंने तो बता दिया था बहुत पहले कि गुजरात में चुनाव जीत के आएगी। लोग कह रहे थे कि नहीं, आम आदमी की हवा है, और आम आदमी वाला जो हेड है वो ये कह रहा था, केजरीवाल कह रहा था भाई 230 सीट आएंगी। मैं लिख के दे रहा हूं, पहली बार भविष्यवाणी कर रहा हूं, देखो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। कहां गई? तो डांस कर रहे हैं सर, वो कह रहे राष्ट्रीय पार्टी बन गई ना सर केजरीवाल। सरकार बनने में और राष्ट्रीय पार्टी बनने में कोई अंतर है कि नहीं है? सारे ही अनपढ़ हो क्या? गंवार हो? सारी अकल जो कहां बेच खाई क्या? सर आम आदमी पार्टी ने जो हवा भरी थी, और आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही थी भाई हम हिंदू मुस्लिम सब हमारे साथ है, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, इंसान से इंसान में हम भेद नहीं करते हैं, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी का भेद खुल गया है? वो भी उसी रास्ते पर है बीजेपी आरएसएस के, क्योंकि उसने भी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और उसका उसके नुकसान भी झेलना पड़ा। तो क्या आने वाले समय में आम आदमी पार्टी एक्सपोज होगी है? इसको आप कैसे समझ रहे हैं? जो आम आदमी पार्टी का कोई विचारधारा नहीं है, ये सवाल लगातार पूछा जाता है। कई लोग कहते हैं छोटा रिचार्ज है आरएसएस का, कोई कहते हैं ये पढ़ा लिखा आरएसएस का नेता है, पढ़ा लिखा। अरुण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये सवाल पूछा। देखिए, 2-3 स्टेटमेंट आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। एक स्टेटमेंट तो केजरीवाल का ही था कि भाई मैं बनिया का बेटा हूं, धंधा करना तो जानता ही हूं। उस पर रविश कुमार ने कहा था सरकार तो पुराना जनसंघी परिवार है भाई, केजरीवाल का स्टेटमेंट है। अब उसके बाद में जब आप जाते हो गुजरात में चुनाव लड़ने, तो आप कहते हो गणेश और लक्ष्मी का फोटो नोट पर होना चाहिए, गणेश और लक्ष्मी, और आप वही सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बात करते हो, जय श्री राम के आप नारे लगाते हो। इसके बाद में आपका चेहरा जो दुनिया के सामने नंगा हो गया, कुछ और चीज की जरूरत है क्या? वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। और जब मैं बता रहा हूं कि न्यूज 24 पर जब राजेश बादल जी कहते हैं कि जिस विशेष उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया आम आदमी पार्टी को, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। और आप देखिए जहां जहां सीधा टकराव था कांग्रेस का और बीजेपी का, वहां पे आम आदमी का कैंडिडेट डाला गया, और विशेषकर मुस्लिम इलाकों में डाला गया, वहां त्रिकोणीय हो गया, कहानी खत्म हो गई। 2024 के लिए वो कह रहे कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं हरा सकती है, आम आदमी पार्टी बीजेपी को भी हरा सकती है। एमसीडी में हराया, तो कह रहे 24 के लिए आम आदमी पार्टी ने जो है रणनीति शुरू कर दिया मोदी के खिलाफ। बिल्कुल मोदी के खिलाफ नहीं, ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। मैं तो बहुत पहले कह चुका हूं कि आरएसएस के द्वारा आम आदमी पार्टी को खड़ा किया गया है, और इसलिए खड़ा किया गया है कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी से नाराज हैं, उनके खिलाफ हैं, उनको हटाना चाहते हैं सत्ता से, उन लोगों के लिए एक विकल्प तैयार किया है आरएसएस ने आम आदमी पार्टी के रूप में, कि जो भैया इन्हें नहीं देते तो वोट इन्हें दे दो, ताकि हिर फिर के कोई भी बात हो सत्ता आरएसएस के हाथ में ही रहे, परोक्ष रूप से सत्ता बीजेपी के हाथ में ही रहे। वो सब उसके लिए है। गठबंधन तो हुआ नहीं बीजेपी के साथ। किसका गठबंधन? भाई गठबंधन नहीं है, बिना गठबंधन के गठबंधन है भाई, ये आप जानते नहीं, आप समझ रहे हो सारी चीजें। अगर बिना गठबंधन के गठबंधन नहीं होता तो जय श्री राम के नारे क्यों लगते, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात क्यों होती, मुसलमान मरते रहे, मरकज पर जो जिस तरह से ताला लगवाया गया, मरकज में मौलाना साद को जिस तरह से बदनाम किया गया, तबलीगी जमात के लोगों को जिस तरह से बदनाम किया गया, जब दिल्ली में दंगे हुए तो घर में केजरीवाल बैठा रहा,
दंगे में किसी की भी मदद नहीं की, और ताहिर हुसैन जो है उसको पूरी तरह से उसी को आतंकवादी बना दिया गया। क्या ये सब जानते नहीं है? क्या मुसलमान जानते हैं इस बात को? क्या दुनिया इस बात को जानती नहीं है? और ये जो स्थिति है कि जिस समय ये केजरीवाल का स्टेटमेंट था कि शाहीन बाग का जो आंदोलन चल रहा था, केजरीवाल ने ये कहा था कि अगर मेरे पास में दिल्ली पुलिस होती तो मैं इस शाहीन बाग को 24 घंटे में खाली करा देता। हालांकि वो तो क्या उसका बाप भी नहीं करा सकता। मैं इन शब्दों में बोल रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट उसे खाली नहीं करा सकी, मुसलमानों ने तो दिखा दिया ना। किसने? दिल्ली के मुसलमानों ने दिखा दिया, वीएमसीडी का चुनाव नहीं दिखाया। नकार दिया। दिल्ली के मुसलमानों ने नहीं दिखाया। दिल्ली के मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या ने आज भी केजरीवाल को वोट दिया। किसकी बात कर रहे हो आप? समझ जाएंगे सर। समझ कब समझेंगे? जब तुम्हारी गर्दन कट जाएगी तब समझोगे। क्या कब समझोगे आप? एनआरसी की बात जो मैं कर रहा हूं, एनआरसी सी एनआरसी की बात, उसमें केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला कभी, जो सी एनआरसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। किसकी? 24 से पहले ये सब राजनीति है। ये मानते हैं क्या आप? किसके लिए? इस तरीके से बात करें, आप मानते हैं कि देश यार तुम बड़े ऊटपटांग सवाल पूछते हो, तुम्हारी भी बुद्धि का पता नहीं भाई क्या मतलब पूछ रहे हो तुम कि केजरीवाल को घातक। मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल आरएसएस की ही एक शाखा है, और आरएसएस इस देश के लिए सबसे खतरनाक संस्था है। बीजेपी इस देश के लिए तबाही लाने वाली पार्टी है, और आम आदमी पार्टी भी उसी का एक हिस्सा है। तो इसके बाद कुछ और कहने की जरूरत पड़ती है क्या? हम करेंगे देश का भला। जिस दिन हम जैसे लोग आएंगे वो करेंगे देश का भला। जिस दिन हमारे साथ में ईमानदार और नौजवान साथी आएंगे, जो अच्छे लोग हैं, घरों से बाहर निकल के राजनीति में आएंगे, तब देश का भला होगा। जब सत्ता इन बेईमानों के हाथों से छीन लेंगे अच्छे लोग, और अच्छे लोगों की सरकार बनेगी। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, उपभाषा की आंगन आंगन गाएगी।